उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। मुझे तो ये लगता था कि शादी के बाद मैं घर गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी, एक कुशल गृहिणी के रूप में मैं अपने माता पिता का नाम भी रोशन करूंगी और मेरे पति को भी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपने आप को भी संपूर्ण नहीं मानती, पूर्ण नहीं मानती। मुझे लगता मुझे कोई अच्छा और सिखाने वाला हो तो मैं उससे बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहती हूँ। सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम की हम बात करें तो वो कौन है? सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अगर मेरे साथ खड़ा हुआ है तो पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं। माँ नर्मदा मैया ही मेरी सहायक, मेरी संरक्षक है। मिट्टी से उठी एक बेटी, सपनों को सीने में बुनती एक शक्ति, संघर्ष को सीढ़ी बनाया, सेवा को धर्म, नेतृत्व को साधना और जनता को कर्म। आज हमारे साथ हैं राज्यसभा की सांसद, एक ऐसी शख्सियत जिनकी यात्रा एक प्रेरणा है, संदेश है, एक रोशनी है। गांव की पंच से लेकर संसद की ऊंचाइयों तक ये कहानी है सशक्त नारी की, अडिग संकल्प की और अटूट विश्वास की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद माया निरोलिया जी। मैं देश बनाने चली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम अपना आसमां। आइए इस मंच पर स्वागत करें आज राज्यसभा सांसद माया निरोलिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, आप तो उस प्रदेश से आती हैं जहां हमेशा से शक्ति की पूजा होती रही, मां नर्मदा का क्षेत्र, जहां आपका जन्म भी हुआ, जहां आपके ससुराल भी है। आपके जन्म से शुरुआत करूंगी। मैम, जब आपका जन्म हुआ, आपसे पहले 3 बहनें थी, 2 भाई थे। आप अपने माता पिता की छठी संतान हैं। मैं आपके जन्म के बाद से उस जीवन को समझना चाहूंगी। कैसा रहा शुरुआती दौर? मेरे पहले मेरे 2 भाई और 3 बहनें थे। मैं 6वें नंबर की थी और मेरा जन्म होशंगाबाद, जिसको आज नर्मदापुरम कहते हैं, उस अस्पताल में हुआ था। तो मेरी माँ ने ये कहा था कि अब इसके बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मुझे अब संतान नहीं चाहिए, मैं इतनी संतानों का लालन पालन ही करने में सक्षम हूँ। तो मेरे पिताजी पहले तो तैयार हो गए, लेकिन बाद में मेरे फूफा जी ने मेरे पिताजी को डरा दिया कि तुम ऑपरेशन मत कराना, ऑपरेशन से तुम्हारी जान को खतरा रहेगा या पत्नी की जान को खतरा रहेगा। तो मेरे पिताजी ने सिग्नेचर वहाँ पर नहीं की और चले गए। तो मेरी माँ ऑपरेशन नहीं करा पाई और उसके बाद मेरी माँ को 3 बेटियाँ और हुई, उसके बाद मेरी 3 बहनें और हुई। तो ये पहले इस प्रकार से पुरुषों में डर था। उस जमाने की मेरी माँ साहस के साथ कहती थी कि मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकेली माँ के कहने से कुछ नहीं हुआ और ऑपरेशन नहीं हुआ और 3 संतानें हुई। मेरे परिवार में बेटियों को मतलब ऐसा अभिशाप नहीं समझा गया, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो बेटियों को बहुत लाड़ करते थे। और मेरे पिताजी इतना तक है कि हम लोगों को कभी कभी कोई चीज़ ऐसी खाने की इच्छा होती थी तो मेरे पिताजी खुद भी हम लोगों को बना कर देते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये, हम 7 बहनें और 2 भाई, सबको मेरे पिताजी ने पढ़ाया। क्या बात है? कि मेरे पिताजी फार्मर थे, शुद्ध रूप से किसान थे। मेरा जो मायका है वो नर्मदापुरम जिले के बाबई विकासखंड, माखन नगर जिसको कहते हैं, उसके चीलाचौन का मेरा मायका है। और उससे लगा हुआ लगभग आधा किलोमीटर दूर पर मेरी कड़ैया में ससुराल थी। पिताजी ने हम सब भाई बहनों को पढ़ाया, मुझे भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैं बाहर पढ़ी और मेरा सब्जेक्ट था बायोलॉजी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन प्रकृति को जो मंजूर था उसके आगे तो सभी। मैम, बचपन में आप सपने बुन रही थी डॉक्टर बनने के। हाँ। लेकिन आप डॉक्टर बन नहीं पाई। हाँ। आप लगभग ग्रेजुएशन में थी जब आपकी शादी हो गई। हाँ।
मैम शादी के बाद जीवन कैसे परिवर्तित हुआ? शादी के बाद जीवन ऐसे परिवर्तित किया कि जब मेरी शादी हो गई तो मेरे पतिदेव शिक्षक थे और पतिदेव भी मेरे बहुत खुले विचारों के थे। शिक्षक रहते हुए उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आगे तुम पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। तो चूँकि ग्रामीण परिवेश था तो मैंने ये सोचा कि माता पिता ने शादी कर दी है तो अपने को एक पत्नी का धर्म, और ससुराल एक मेरी संयुक्त ससुराल थी तो उसमें भी अपने को अपने धर्म को तो निभाना पड़ेगा। लेकिन मैम आपके ससुराल ने कभी मना तो नहीं किया आपको पढ़ाई करने के लिए? आप जैसे आप 1 साल कर चुकी थी अपनी ग्रेजुएशन का, हाँ। आपने आगे उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? नहीं, मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे, मेरी सास ससुर सब लोग बहुत अच्छे थे। वो लोग कहते थे कि एक पढ़ी लिखी बहू आई है, इनको अपन रोकेंगे नहीं, इनको आगे बढ़ने के लिए अपन महत्व देंगे उसी समय से। क्योंकि मेरे विचार ऐसे थे कि मैं पढ़ी लिखी जरूर थी लेकिन सबको साथ लेकर चलने का विचार था। तो मेरे ससुर ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि तुम पढ़ सकती हो। फिर मैंने आगे पढ़ाई के लिए फॉर्म डाला लेकिन फिर थोड़ी स्थिति मेरी ससुराल की ये देखी तो फिर मैंने आगे अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने परिवार के बारे में पहले सोचा। हाँ। मैम लेकिन ससुराल पक्ष की तरफ मैं आऊंगी, लेकिन एक बार वापस लेकर चलती हूँ आपको आपके स्कूल डेज में। आप हमेशा से स्कूल में कैप्टन रहा करती थी। हाँ। हर क्लास की कैप्टन रही आप, तो क्या वहीं से एक नेतृत्व का भाव आ गया था कि अब मैं क्लास की कैप्टन हूं तो मैं आगे भी आवाज बुलंद कर सकती हूं, अपने समाज के लिए आवाज उठा सकती हूं या कुछ आवाज बुलंद कर सकती हूं उन महिलाओं की जिनकी कोई सुनता नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे मन में शुरू से बचपन से एक जिज्ञासा थी क्योंकि मैं लड़के और लड़कियों के जो कंबाइंड स्कूल हुआ करता था उसमें मेरी सारी शिक्षा हुई है और उस समय मेरे अंदर ये भावना थी कि लड़कियों को कहीं ना कहीं आगे चलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करके और नेतृत्व क्षमता को निखारना पड़ेगा। क्योंकि उस जमाने में कोई महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता था, ना मोटिवेट करता था, ना ऐसी कोई आरक्षण की कोई पद्धति थी। तो हमें अपने आप को साबित करना, नेतृत्व क्षमता हमारी दिखे। तो मेरे मन में शुरू से थी और मैं हमारी स्टूडेंट विद्यार्थियों को कहा करती थी कि आप आगे आइए और आगे आके अपनी आवाज़ को तथ्यात्मक और जोरदार तरीके से रखिए तो निश्चित रूप से आप में एक नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। क्या बात है। लेकिन जब शादी के बाद आपके पति ने आपको पहली बार कहा कि आप पंच का चुनाव क्यों नहीं लड़ती, तो इससे पहले कोई परिवार में राजनीति में नहीं था, ना यहाँ ना वहाँ, वो पल आपके लिए कैसा था? वो जो प्रोत्साहन था कि आप जाइए, आप पंच का चुनाव लड़िए, कभी एक्सपेक्ट किया था आपने कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, कभी नहीं किया था। मुझे तो ये लगता था कि शादी के बाद मैं घर गृहस्थी अच्छे से संभालूंगी, एक कुशल गृहिणी के रूप में मैं अपने माता पिता का नाम भी रोशन करूंगी और मेरे पति को भी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन जब मैं शादी होकर गई तो उस समय ग्राम पंचायत के चुनाव थे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुमको पंच का चुनाव लड़ना है। तो मैं 1 मिनट के लिए चुप रही, फिर मैंने बोला कि मैं पंच का चुनाव तो लड़ूंगी लेकिन पंच के चुनाव में मैं ऐसा नहीं हूं कि रजिस्टर घर आ जाए और मैं सिग्नेचर कर दूं और बैठकों में ना जाऊं। मैं ग्राम पंचायत की बैठकों में जाऊंगी और महिलाओं के हितों की बात भी रखूंगी और अपनी ग्राम पंचायत के हितों की बात भी रखूंगी। उस समय आप मुझे रोक टोक नहीं करेंगे। क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में मेरी ससुराल थी तो मेरे पतिदेव ने ये कहा कि नहीं, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा और अगर मैंने कहा कि राजनीति में मैंने एक कदम अगर आगे बढ़ाया है तो ये कदम पीछे नहीं हटेगा, ये कदम आगे धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। तो मेरे पतिदेव ने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि मेरी तरफ से तुमको पूरी स्वतंत्रता रहेगी कि आप अगर किसी पंच का चुनाव में लड़ेंगी तो आप बैठकों में जा सकती हैं। मैम जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पति ने कहा कि आप बैठकों में जा सकते हैं, आपने खुद भी कहा कि मैं मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ अपनी आवाज़ रखूंगी और कोई भी मुद्दा हो मैं बैठक में जाऊंगी, मैं अपनी बात रखूंगी और सबको मान्य भी होना चाहिए। आपके पति ने हामी भर दी। लेकिन मैम ये वो दौर भी था जब अगर पत्नी सरपंच हुआ करती थी या पंच हुआ करती थी तो पति पंच या पति सरपंच का ट्रेंड था, मतलब नाम पत्नी का होगा, काम पति करेंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ या उन्होंने कहा कि ये शायद काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तुम रहने दो, मैं कर देता हूँ, कभी ऐसे इंटरफेरेंस हुई? कभी नहीं हुआ। मेरे पति सास की सेवा में थे, वो कभी मेरे साथ मीटिंग में नहीं जाते थे, कभी मेरे साथ ना मुझे छोड़ने जाते थे ना मीटिंग में जाते थे। वो अपनी नौकरी करते थे क्योंकि वो एक टीचर थे, एक आदर्श शिक्षक थे वो, और मैं अपना काम करती थी और कभी कोई रोक टोक नहीं, मुझे कुछ लगा ही नहीं क्योंकि स्कूल जीवन से ही मुझ में एक
शक्ति थी, नेतृत्व एक करने की। बोल्डनेस थी कि मैं सब कुछ कर सकती, ऐसा कोई काम नहीं जो असंभव हो, और मैं करती थी। और वहाँ पर मैं अपनी बात रखती थी, महिलाओं के हितों की बात रखती थी। और फिर मैं जाती थी अपने गांव में, घूमती थी और महिलाओं से कहती थी कि आप लोगों को कोई समस्या है कि आप लोग आगे आइए, आप लोग बताइए। फिर उनकी बात को भी मैं मीटिंग में प्रस्ताव के रूप में रखती थी। अच्छा मैम, ये जो दौर था जब आपने बताया कि आप पंच के चुनाव के बाद बाहर निकलती थी, बैठकों में जाती थी, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहती थी आप, और निश्चित रूप से आप करती भी थी। लेकिन आपने कहा कि सारी जिम्मेदारी आप अकेली उठाती थी जो बाहर की थी। आपके पति जो हैं वो शिक्षक थे। ऐसे दौर में जब आपने खुद अपनी आवाज़ बुलंद की, बाहर कदम रखा और आप जॉइंट फैमिली में रहती थी, कितना संघर्ष था परिवार और जो राजनीति का कार्य है उसे एक साथ मैनेज कर पाना? मेरे अंदर ये था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे जो सुख का क्षण है, जैसे महिलाओं के लिए दोपहर का टाइम होता है, वो टीवी देखती हैं या सोती हैं, उस समय को मैं मैनेज करती थी। और उस समय को मैनेज करते हुए मैं अपने काम को अंजाम देती थी। और मेरे अंदर शुरू से ही एक दृढ़ संकल्प था कि किसी भी काम को करो तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सक्रियता और तत्परता के साथ करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, और वो मैं करके दिखाया। मैम, जब हम राजनीति में होते हैं या जब हम समाज सेवा के लिए कदम बाहर निकाल लेते हैं तो मैम दिन और रात का जो फासला है वो दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ना दिन या रात, कुछ भी हो, आपको काम करना है तो करना है। ऐसे में जब एक घर की बहू रात को भी बाहर जाती है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने वो बाहर निकल जाती है, लोगों से पूछती है, बात करती है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, रात को कॉल आती है तो जाना पड़ता है। ऐसे में कई बार होता है कि कुछ परिवार होते हैं वो बाहर नहीं जाने देते कि भाई घर की बहू है वो रात को बाहर नहीं जाएगी। लेकिन बहुत से ऐसे पल आपके जीवन में आए जिस टाइम पर एक बहू शायद टूट जाती है लेकिन आपका परिवार एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा रहा। मैं उन पलों को समझना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहले अपने परिवार का विश्वास जीता। परिवार का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में, आप शासकीय सेवा करें या राजनीति करें। जब आपका परिवार आपके ऊपर विश्वास करेगा तो आप रात दिन कभी भी कहीं जाएंगी, कोई भी कोई बात करेगा तो वो दो टूक जवाब देगा परिवार कि हमें अपनी पत्नी पर, हमें अपनी बहू पर, हमें अपनी बेटी पर विश्वास है और आप वो स्वतंत्रता से काम करें। तो मैंने सबसे पहले अपने परिवार का विश्वास जीता। और मैं हर महिला से ये कहना चाहूँगी, हर बेटी से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने परिवार का पहले विश्वास जीतिए, और विश्वास जीतकर आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी सफलता मिलेगी। मैम, अक्सर मैंने आपको ये कहते हुए सुना है कई इंटरव्यूज़ में कई बार कि समस्या बहुत बड़ी से बड़ी आई, परिस्थितियाँ बहुत डिफ़िकल्ट हुई, लेकिन मैंने कभी परिवार को उसमें नहीं झोंका, मैंने उसे खुद डील किया और मैं सिर्फ अपने आत्मविश्वास पर यकीन कर आगे बढ़ती रही। मैं ये समझना चाहती हूँ, आप अक्सर कहती हैं कि परिवार को मैंने नहीं झोंका, मैं उसे डील करती रही। मैं वो प्रॉब्लम समझना चाहती हूँ, हम किस तरह की चुनौतियाँ रहती हैं जब आप समाज सेवा के कार्य में बाहर निकलती हैं। एक घर की बहू भी होती हैं, उस जिम्मेदारी को भी तत्परता के साथ आप निभाती हैं, एक माँ का रोल भी आप अदा करती हैं, एक पत्नी का रोल भी अदा करती हैं। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं कि हम परिवार से बिल्कुल इतर उसे खुद डील करते हैं? देखिए, इसमें परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। मेरे ससुराल पक्ष ने भी मुझे बहुत सहयोग किया, मेरे मायके पक्ष ने भी मुझे सहयोग किया, और विशेषकर मुझे सहयोग मेरे पति विक्रम सिंह नारोलिया जो शिक्षक है उनका विशेष सहयोग मिला। उन्होंने कहा आप बढ़ते जाओ, मैं चूँकि शासकीय सेवा में हूँ, मैं राजनीति में नहीं आ सकता, लेकिन तुमको बढ़ता हुआ मैं देखना चाहता हूँ, हर चुनौती का सामना मैं खुद करूँगा। और कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल मैम, इनिशियल डेज़ में जब आप राजनीति में आई, एक वो दौर था जब माना जाता था कि जो राजनीति का क्षेत्र है वो महिलाओं के लिए नहीं है। वो अलग बात है कि आज जो है वो भारत भी बदल रहा है, सोच भी बदल रही है और विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। नेतृत्व के हर रोल में आज महिला आगे आ रही है, यहाँ तक कि नारी शक्ति वंदन भी संसद भवन में हुआ। ऐसे में जब मैं उस दौर की बात करूँ तो राजनीति को महिलाओं के लिए किस तरह का समझा जाता था, वो मानसिकता क्या रहती थी, या जब आप राजनीति के क्षेत्र में आई तो परिवार ने बेशक साथ दिया लेकिन समाज ने किस तरह से उसे लिया? समाज ये कहता था
कि बहू से राजनीति करवा रहा है, बहू रात बिरात आती है, इधर उधर जाती है, समाज ये कहता था। लेकिन समाज को जवाब देने वाला जब परिवार तैयार रहे तो फिर अपने को भी काम करने में सहूलियत होती है। मेरे परिवार ने मुझे बहुत सहयोग किया और उस सहयोग के कारण खासकर मेरे पति तो बहुत ही सहयोग करते थे। और मैं जब कुछ बात ऐसी होती थी, जब मैं थोड़ा सा नर्वस होती थी या हतोत्साहित होती थी, तो मैं उनसे अपनी बात को शेयर करती थी। तो वो कहते, जब मैंने तुमको ये बोला है कि तुम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो तो तुमको हतोत्साहित और नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति में आप समाज सेवा के माध्यम से काम करो। तो मैंने राजनीति को, मैं सत्य बता रही आपको, मैंने किसी पद की लालसा से पंच का चुनाव नहीं लड़ा था कि मुझे आगे कोई बड़ा पद मिलेगा। मैं एक समाज सेवा करना चाहती थी। और मातृशक्ति, जो हम लोग कहते हैं कि यत्र नार्यं सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ऐसी महिलाओं को घर में ही कैद करके रखने का बीड़ा जो था, मैं उसको आगे करना चाहती थी, प्रचार प्रसार करना चाहती थी कि मातृशक्ति जो एक देवी का स्वरूप है, जो एक सौम्य और शालीनता का प्रतीक है, वो किसी न किसी रूप से आगे बढ़े। तो परिवार का सपोर्ट, मैंने परिवार का विश्वास जीता और रात बरात मुझे आने जाने में कभी कोई रोक टोक इसलिए नहीं होगी कि परिवार मेरे साथ खड़ा रहता था। मैम, फिर पंची से संसद तक का जो सफ़र है उसने आपके जीवन को कैसे बदला? आप प्रदेश में अध्यक्ष थी पार्टी की, आप निश्चित रूप से आप कड़ी मेहनत कर रही थी, लोगों तक आपकी पहुंच थी, लेकिन जब आपको अचानक से पता चलता है कि राज्यसभा के लिए आपको चुना गया है, आपको टिकट मिली है, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? क्या आपने उम्मीद की थी इससे पहले कभी? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। मैं पंच बनी सबसे पहले ग्राम पंचायत की, इसके बाद मैं नगर पालिका में पार्षद बनी, मैं नगर पालिका में मनोनीत पार्षद एल्डरमैन बनी, मैं नर्मदापुरम होशंगाबाद की नगर पालिका अध्यक्ष बनी, मैं होशंगाबाद मंडी का चुनाव लड़ी और निर्विरोध मंडी डायरेक्टर बनी। और इसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए तो स्वाभाविक है एक परिवर्तन की लहर चल रही थी कि महिलाओं को भी कहीं ना कहीं टिकट दिया जाएगा। चूंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो मुझे लगने लगा था कि अब मुझे विधानसभा का टिकट मिलेगा। और जब विधानसभा का टिकट नहीं मिला, मैं महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष थी, तो नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मेरे भाग्य में नहीं होगा। हो सकता है कि मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए मुझे पूरी विधानसभाओं में काम करना है। तो मैंने पूरी ताकत के साथ, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में प्रवासी बहनें आई थी दूसरे प्रदेशों से, तो पूरी ताकत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में महिला मोर्चा को सक्रियता के साथ खड़ा करके ये बताया कि हमको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों को जिताना है और हमें मुख्यमंत्री, अपना भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है, तो ही हमारी सफलता होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रवास किए और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया कि हमें आपकी विधानसभा से, हमको विधायक को, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। वो परिणाम इतने चौंकाने वाले परिणाम थे कि पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला और हमारे विधायक जीते, तो हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। और इसके बाद हम लोग काम में लग गए कि आगे भी, मतलब मेरे अंदर कोई ऐसा वो नहीं था शिकवा शिकायत, क्योंकि शुरू से मैंने राजनीति को समाज सेवा समझा था। मतलब संगठन ने मुझे जो दिया वो मैंने स्वीकार किया। फिर विधानसभा के चुनाव के बाद फिर हमारा महिला मोर्चा ताकत के साथ लग गया, लोकसभा की तैयारी करने लगा। तो फिर लगने लगा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो आने वाले चुनाव में पारित होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट मिलेगा लोकसभा में, तो उम्मीद थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव आने के पहले ही मुझे राज्यसभा में जब पहुंचा दिया गया, तो मैं सत्य बता रही आपको, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, मुझे कहीं से नहीं बताया गया कि आप राज्यसभा के लिए आपका नाम गया है या आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होंगी। वो तो बसंत पंचमी का दिन था। मैं पहले सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाती थी, विद्या भारती का सरस्वती शिशु मंदिर था जी, उसमें निःशुल्क पढ़ाती थी। तो उस दिन बसंत पंचमी का दिन था, तो मैंने सोचा, मेरे यहाँ जो मेरी सहयोगी बाई आती थी वो शादी आदि में कहीं गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले भोजन बना लूं। तो मैंने लौकी काटी, लौकी की सब्जी छौंकी एक तरफ गैस पर और एक तरफ रोटी ऐसा बना रही थी।
तो मेरा बेटा मेरे पास आता है और थोड़ी देर मेरे चेहरे तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता, फिर वो चला जाता है। तो बोले मम्मी को शायद मालूम नहीं है कुछ। फिर दोबारा आता है कि आपको बधाई हो। मैंने कहा किस चीज़ की? बोले आप राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गई हो। तो मैंने उससे ये कहा कि किसने बोला? बोले नहीं, मेरे पास किसी का फ़ोन आया था। तो मैंने कहा बेटा ये झूठी अफवाहें होती हैं, कभी कभी लोग फैला देते हैं। जब तक अपने पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है और संगठन कोई सूचना नहीं दे, तब तक अपने को किसी से कुछ नहीं बोलना। अच्छा। थोड़ी देर बाद मेरे घर के आसपास मीडिया के लोग आ गए। तो हमने उनसे कहा मीडिया वालों से कि आप आइए, सासम्मान बैठिए, लेकिन अभी मेरे पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात अभी आपके सामने पूरी सच्चाई के साथ नहीं रख सकती। वो लोग बैठे रहे। थोड़ी देर बाद तो टीवी पे चलने लगा कि माया नारोलिया राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई हैं। तो मेरे लिए वो दिन बहुत अविस्मरणीय दिन रहेगा, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि उस उच्च सदन में मैं जैसी छोटी कार्यकर्ता कभी पहुंचूंगी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूं कि जिन्होंने एक छोटी कार्यकर्ता जो एक बहुत ग्रामीण परिवेश में धीरे धीरे काम करते हुए आगे बढ़ी, उस छोटी कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा उन्होंने सोच रखा और मुझे इस राज्यसभा के उच्च सदन पर पहुंचाया। मैं अपने संगठन के प्रति भी बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मेरे लिए बहुत आश्चर्य कर देने वाला वो पल था। लेकिन और दूसरे दिन फॉर्म की तारीख थी, आखिरी तारीख, और फिर फ़ोन आने लगे। मेरे मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी आपको बधाई हो। तो मैंने उनसे यही कहा भाई साहब सही में मैं राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गई? उन्होंने कहा हाँ दीदी। इस प्रकार सभी लोगों के जब संगठन के भी फ़ोन आए, फिर मैंने मीडिया से बात की। तो मैंने पूछा मेरे संगठन से मुझे मीडिया से क्या कहना। बोले जो तुमने किया हो आज तक वो सब मीडिया से बोलो। तो मेरे जीवन में मैंने जो किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो और संगठन के लिए और जनप्रतिनिधि के रूप में, वो सारी मीडिया को फिर अपनी बातें बताई। और दूसरे दिन तारीख आखिरी थी फॉर्म भरने की, वो तैयारी की। तो वो मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय, बहुत ऐतिहासिक और मेरे जीवन को आनंदित करने वाला वो पल रहेगा। मेरा परिवार भी इसलिए इतना खुश था कि उन्होंने मुझे संघर्ष करते देखा था। मेरे बच्चे कहते थे मुझसे कि मम्मी आप जिस पार्टी के लिए काम कर रही हो वो पार्टी का तो अभी कोई नामो निशान ही नहीं है। जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मैं 2000 में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बन गई थी और मैं बसें भर भर के भोपाल ले जाती थी प्रदर्शन करने के लिए। मैंने कहा नहीं, एक दिन भारतीय जनता पार्टी आएगी, निश्चित रूप से आएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। तो वो दिन आया और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए जो बात सोचते हैं वो करते हैं। मैम आप जिस प्रदेश से आती हैं वहाँ तो पहले से ही नारियां सशक्त हैं। वो प्रदेश ही ऐसा है जहाँ शक्ति की पूजा होती है, जहाँ माँ नर्मदा की पूजा होती है, जहाँ माँ नर्मदा को रेवा रूप में देखा जाता है, उनकी प्रदक्षिणा की जाती है। यानी कि वहाँ नारियां पहले से सशक्त हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश है कि नारी नेतृत्व बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब संसद में नारी शक्ति वंदन होता है और उसके बाद आपको बुलावा आता है उच्च सदन के लिए और आप उच्च सदन का फॉर्म भरकर जब पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर में प्रवेश करती हैं, मैम वो फीलिंग समझना चाहूँगी, क्या पल था आपके लिए वो? जब लोकतंत्र के उस मंदिर में मैं प्रवेश करती हूँ तो मैंने मोदी जी के वो भाव देखे थे। जब पहली बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ी पर साष्टांग दंडवत किया था। बिल्कुल। और दंडवत करते हुए उन्होंने ये शब्द बोले थे कि ये सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, ये सरकार महिलाओं के लिए काम करेगी, ये सरकार किसानों के लिए काम करेगी। इस प्रकार के उनके जो भाव देखे थे और पहला शब्द उन्होंने जो बोला था, मेरे मन में भी वो भाव आए और मैंने भी उस पवित्र मंदिर को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए ये शब्द बोले थे कि निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार तो हम नहीं चल सकते, लेकिन उनके पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पर चल के निश्चित रूप से एक सांसद के रूप में उनकी आकांक्षा और अभिलाषाओं के अनुसार हम काम करेंगे। मैम आज तो आप जानी मानी सांसद हैं, अपनी बात लोकतंत्र के मंदिर से
बुलंद आवाज में कहती हैं, नर्मदापुरम की आवाज बुलंद करती हैं। आज जब आप पीछे मुड़कर उस छोटी सी माया को देखती हैं जो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्या सफ़र आपको कैसा लगता है? वो सफ़र क्या महसूस होता है आपको? महसूस कुछ नहीं होता। मेरी आकांक्षा थी कि मैं उस क्षेत्र में जाऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं सबसे कहती, पहले लोग कहते थे राजनीति बहुत गंदी होती है और विशेषकर महिलाओं के लिए तो अच्छी होती नहीं है। तो मैं उन सबको ये शुरू से संदेश देती हूँ कि राजनीति बहुत अच्छी है, करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर हम उसको अच्छे तरीके से करेंगे, समाज सेवा के माध्यम से करेंगे, जनप्रतिनिधि होकर हम जनता की आवाज़ को उस सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे हमारे जो आम नागरिक हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया है, उनकी भावनाओं को समझकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे अब वो पल अच्छा लगता है कि नहीं, मैं डॉक्टर के रूप में भी समाज सेवा करती और आज मैं राज्यसभा सांसद के रूप में भी समाज सेवा कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं राज्यसभा के उस सदन में बैठती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहाँ पर विचार विमर्श, वहाँ बिलों पर चर्चा, वहाँ ऐसे ऐसे बिल लाए जाते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक हैं। उन पर चर्चा करने का मौका मिलता है, हमको 0 ओवर में बोलने का मौका मिलता है, हम अपने स्पेशल मेंशन के माध्यम से अपने क्षेत्र की बातों को रखते हैं। तो मुझे वो सुखद पल लगता है और मैं वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ कि नहीं, मैं बहुत अच्छी जगह पर आई हूँ, मैं समाज सेवा कर सकती हूँ। मैं एक छोटा सा इस पर और रिएक्शन लेना चाहूँगी। राज्यसभा सांसद माया निरोलिया आज जब पीछे मुड़कर देखती हैं उस नन्ही सी माया को जो कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्या लगता है, क्या जो जिंदगी जिस मोड़ से गुजरती हुई यहाँ पहुँची वो ही सही था, या काश मैं डॉक्टर ही होती? देखिए, ये तो कर्म मैंने किए थे, लेकिन भाग्य में जो लिखा था उसको कोई नहीं मैं बैठ सकता। मेरी राजनीति में भी रुचि थी क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर थी। मुझे ये था कि सोशल वर्कर समाज सेवा के माध्यम से भी जिस क्षेत्र को चुनेंगे उसमें सफलता मिलेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि आज मुझे जिस मुकाम पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे संगठन ने और हमारी पार्टी ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है, उसमें भी मुझे बहुत काम करने के अवसर हैं। मैम, क्या बदलाव आता है जब नेतृत्व के रोल में नारी होती है, चाहे वो हम पंचायत स्तर पर बात करें या फिर संसद में बात करें? क्या लगता है एक नारी जब आगे आती है क्या बदलाव होता है? बहुत बदलाव होता है। और आज के युग में तो मैं ये कहती हूँ कि नारी और महिलाओं में वो शक्ति है कि वो पूरे देश को बदल सकती है, देश के दृष्टिकोण को बदल सकती है, देश की दिशा और दशा को बदल सकती है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्लेषण और जो नारियों के बारे में सोचा है वो 100% सही है। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जल सेना, थल सेना, वायु सेना और राजनीति और प्रशासनिक सेवा में जो महिलाएं काम करती हैं और वो उनकी प्रशंसा और सराहना जब मोदी जी करते हैं तो हम लोगों को काम करने में और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। और मैं तो मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक एक वक्तव्य को, एक एक बातों को, एक एक भाषण को बहुत अच्छे से सुनती हूँ, बहुत चिंतन करती हूँ, बहुत मनन करती हूँ। और उनने जो महिलाओं को मोटिवेट करने का काम किया, जो प्रोत्साहित करने का काम किया है, मैं हर बेटी को वो संदेश देना चाहती हूँ कि राजनीति बहुत अच्छी है और राजनीति में आप आगे बढ़िए। और मोदी जी जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% का आरक्षण आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति को मिलेगा। मेरी कितनी बहनें देश की MP और MLA बनेंगी, पर लेकिन अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारी है। लोग कहने लगे कि ये बहन को हम अगर टिकट देंगे तो ये नेतृत्व इसमें बहुत अच्छा है। अपने आप को निखारिए, अपने आप को एक तपाइए, अपने आप को कठिन तपस्या और संघर्ष के दौर से गुजार कर सिद्ध करिए कि हम रूप से भी एक सशक्तिकरण की मिसाल हैं। क्या बात है मैम, क्या बात है मैम। अब हम एक ऐसे सेगमेंट पर आ गए हैं जहां हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका आपने बहुत ही कम शब्दों में या हो सके एक शब्द में आपको जवाब देना है। हम आपके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे। मैम, एक ऐसा शब्द आपकी जिंदगी का
जो आपको परिभाषित करता हो? वो शब्द मेरे लिए होगा माँ नर्मदा जी। मैम, राजनीति के अलावा वो कौन सा विषय है या वो कौन सा क्षेत्र है जो आपको अपार खुशी देता, या मैं कहूँ अगर आप राजनीतिज्ञ ना होती तो आप क्या होती? मुझे महिलाओं के साथ मिलना और उनकी बातों को सुनना और उनके साथ रहना बहुत पसंद है। मैम, कहते हैं महिलाओं में पहले से ही सुपर पावर होती है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या बदलना चाहेंगी? मुझे अच्छा अगर मिल जाए ना तो मैं तो बहुत कुछ बदल दूं, क्योंकि मुझे ना अभी भी सीखने की तमन्ना है। मैं अपने आप को अभी संपूर्ण नहीं मानती, पूर्ण नहीं मानती। मुझे लगता है मुझे कोई अच्छा और सिखाने वाला हो तो मैं उससे बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैम, लेकिन बदलाव क्या लाएंगी आप? एक बदलाव जो सुपर पावर मिलने के बाद आप करना चाहें। बदलाव तो ये लाना चाहूँगी कि आने वाले समय में मैं हर बेटी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को सिद्ध कर दिए, अपने नेतृत्व क्षमता को जागृत करिए। हम किसी से कम नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात विश्वास, परिवार का विश्वास। मैम, बचपन की ऐसी कौन सी आदत है जो आज भी आपके साथ है? मेरा थोड़ा सा नटखट और चंचल स्वभाव है। आज भी मैं उस चीज़ को बरकरार रखती हूँ कि सबसे मिलना जुलना, हंसी मजाक करना और एक शरारतीपन और नटखटीपन आज भी मतलब है, इस उम्र में भी है। बिल्कुल मैम, एज इज़ जस्ट अ नंबर। कहते हैं कि अगर आपके अंदर आपका बचपना जिंदा है तो आपकी ज़िंदगी जिंदा है। मैम, आपका इंस्पिरेशन कौन है जो आपको इंस्पायर करता है? मुझे तो सबसे ज़्यादा अगर किया है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से मैं बहुत प्रभावित थी। और अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो मैं एक ऐसा स्वरूप मानती हूँ, उनको अवतार मानती हूँ, क्योंकि उनकी जो दूरदृष्टा है, उनकी जो सोच है, मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ और उनको अपना वो मानती हूँ कि उनकी बातों पर, आदर्शों पर चलकर मैं कुछ ना कुछ करूँ। और धार्मिक क्षेत्र में मैं माँ नर्मदा मैया की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे नर्मदा परिक्रमा के दौरान माँ नर्मदा मैया के साक्षात दर्शन हुए थे। जो ऐसा क्षण था जहाँ पूरा हमारा समूह विचलित हो गया था, हमारे पास कोई सहारा नहीं था। उस समय माँ नर्मदा मैया ने मुझे सहारा दिया था और मैं माँ नर्मदा मैया ही मेरी सहायक, मेरी संरक्षक है। आपके लिए माँ नर्मदा क्या है? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आती हैं, नर्मदापुरम की बात आप संसद में बुलंद होकर उठाती हैं। वो माँ नर्मदा उस क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए जीवनदायिनी है। आपके लिए क्या है? मैं कहीं भी जाती हूँ और माँ नर्मदा जी का जैसे ही नाम लेती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग शक्ति का एहसास होता मुझे, और मुझे बोलने में, बैठने में, बातचीत करने में कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि माँ का एक प्राकट मेरे अंदर एक समाहित हो जाता है। मैम, आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल कौन सा था? मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल जब मैंने अपने बच्चों को योग्य बनाया। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटी गवर्नमेंट जॉब में। नहीं, लोग कहते हैं कि जब माँ राजनीति में होती है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मेरी तीनों बेटियां पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तीनों की शादी मैंने अपनी इच्छा के अनुसार की। और 2 बेटी मेरी गवर्नमेंट जॉब में है। मेरे बेटा भी मतलब क्वालिफाइड है, पोस्ट ग्रेजुएट है, राजनीति में युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष रहा, अभी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी रहा वो। और वो भी अपनी लाइन से खेती संभालता है और बिजनेस करता है। और मेरे परिवार का सबसे खुशनुमा पल अगर मुझे है तो मेरे पति और मेरे बच्चे बहुत अच्छी लाइन पर चल रहा है। ये मेरी राजनीति का भी और मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे अनमोल क्षण है। एक ऐसा मोड़ जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, वो मोड़ कौन सा है जहाँ से आपकी ज़िंदगी ने बिल्कुल एक अलग मोड़ ले लिया? मेरी ज़िंदगी का मोड़ यही है कि मैंने जो पूरा संघर्ष जो देखा, उस संघर्ष के अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया कि स्थिति परिस्थिति के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम किस प्रकार अपने आप को साबित कर सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो हम साबित कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साबित करना, ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। ज़िंदगी में खुशी है तो गम भी है, हम हंसते हैं तो रोते भी हैं, लेकिन कुछ एक पल ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ देते हैं। अगर मैं किसी ऐसे पल के बारे में जानना चाहूँ जिसमें आप कभी टूटी हूँ? ये सारे पल तो आते रहते, इन पल में हमें विचलित नहीं होना। लेकिन वो पल कौन सा है? वो पल ये था कि मेरी जो माँ थी,
मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी, मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। और जब मेरी माँ का स्वर्गवास अचानक हुआ तो वो पल मेरे लिए था। मैंने उस समय अपने पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भी डाला था, लेकिन उस समय मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं परीक्षा देने भी नहीं गई और मैं लगभग 2-3 साल इतनी विचलित रही मेरे माँ के चले जाने। वो मेरा पल सबसे वो था, मेरी माँ। निश्चित रूप से मैम, हाँ। माँ सभी के लिए दुनिया होती हाँ। है, और जब दुनिया हमसे दूर हो जाए तो हर इंसान मजबूर हो जाता है, वो शायद समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। मैम, जब पहली बार आपकी गोद में आपकी बेटी आई, वो मोमेंट आपके लिए क्या है? मैं तो इतनी खुश थी। मैं तो बेटियों को आज भी बहुत पसंद करती हूँ और सबसे कहती है कि अगर बेटी है तो कल है। बेटी हमारा भविष्य, और बेटी जितनी माँ बाप का ख्याल रखती है उतना बेटी नहीं रखते हैं। और मैं तो बहुत खुश होती हूँ जिसके यहाँ बेटी होती है ना पहली बार, तो मैं उससे कहती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके यहाँ पहली डिलीवरी हुई बेटी हुई है। मैं तो आज भी अपनी बेटियों को लेकर बहुत खुश हूँ और जहाँ बेटियाँ आती हैं मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैम, आप बतौर शिक्षिका भी आपने काम किया और बतौर समाज सेविका भी आपने काम किया, ग्राम पंच भी आप रही। मैम, जब पीछे मुड़ के आज देखती हैं, कितनी महिलाएं आपसे मिली होंगी, अपनी बात रखी होगी, कोई ऐसी महिला जिसकी कहानी सुन के लगा कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है? बहुत सी महिलाएं ऐसी, बहुत सी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सी मिलेंगी और शहरी क्षेत्र में मिलेंगी। और कई ऐसी महिला हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष की कहानी गढ़ के मुझसे ज़्यादा अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं उनसे कहीं बहुत पीछे हूँ। ऐसी अनेकों महिला हैं जिन्होंने संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष किया, सामाजिक संघर्ष किया और अपने आप को स्थापित किया। मैम, वैसे तो हम कहते हैं कि यदि आपकी पत्नी आपका साथ देती है तो निश्चित रूप से आप जीवन में तरक्की करते हो। महिला अपने आप में संपूर्ण होती है। लेकिन जब मैं आपसे ये जानना चाहूँ, नर्मदापुरम उस क्षेत्र में बहुत सी महिलाएं हैं, शायद सबको सब नहीं जानते, लेकिन माया निरोलिया को सब जानते हैं। आज माया निरोलिया के पीछे सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम की हम बात करें तो वो कौन है? महिलाएं। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम अगर मेरे साथ खड़ा हुआ है तो पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं। आज महिलाएं ये कहती कि दीदी, हमने आपको ऐसा काम करते देखा और आज राज्यसभा के उच्च सदन में है। अभी मेरी महिला मोर्चा मध्य प्रदेश की बहनों को मैं पार्लियामेंट घुमा रही हूँ। हर संभाग की बहनें आ रही हैं, रीवा संभाग आ गया, उज्जैन संभाग आ गया। तो वो कहती है अब हमको आशा जागृत हो गई है कि दीदी काम करते करते उस स्थान पर पहुँच सकती तो हम भी कभी पहुँचेंगे। मैम, आपके लिए अपना आसमान क्या है? मैं तो छू लो आसमान। मैं तो अभी बहुत सपने सजोकर बैठी हूँ कि कोई कमी नहीं है आगे हमारे लिए, बहुत सी चीज़ हैं। और मैं हर बेटियों को, हर मातृ शक्ति को कहती हूँ कि आप में वो शक्ति होना चाहिए कि छू लो आसमान की आप रखें और सपने बहुत बड़े सजाना चाहिए, साकार होती हैं। मैम, आप इतना काम करती हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए आप लगी रहती हैं, हर जिम्मेदारी को निभाती हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी होती है हमारी खुद के प्रति। अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका मी टाइम, सिर्फ खुद के लिए वक्त कैसे बीतता है? क्या आप खुद के लिए समय निकाल पाती हैं? नहीं निकालती हैं तो क्या करती हैं? खुद के लिए कोई समय नहीं निकाल पाती। ना मैं अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देती हूँ, ना मैं अपनी किसी और सजावट पर ध्यान देती हूँ। मैं पर ये लगता है कि मैं दूसरों के लिए क्या करूँ, लेकिन सही है स्वयं के लिए भी समय निकालना चाहिए। मैं परिवार के लिए समय निकालती हूँ जी। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो मैं पूरे 2 दिन अपने परिवार के साथ रही। क्या बात। जन्माष्टमी के दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ, दीपावली के दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ और कहीं परिवार के साथ घूमने भी जाती हूँ, कोई धार्मिक स्थान या कहीं भी हो। मैम, सुकून क्या देता है आपको? मुझे तो सुकून देता है कि लोगों की सेवा करना, लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, उनकी भावनाओं का सम्मान करना, ये मुझे बहुत सुकून देता है। क्या बात है। मैम, अपना आसमा के आखिरी सेगमेंट पर हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरत सी ज़िंदगी को रंगीन और खूबसूरत बनाने वाली दरअसल महिला होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, पत्नी, एक नन्ही सी बेटी जो आपको खुशनुमा, आपके जीवन को परिवर्तित कर देती है। मैम, ज़िंदगी खूबसूरत है मैं आपका एक खूबसूरत सा संदेश जनता के नाम जो आपको सुन रही है। मैं तो अपने आप को ज़िंदगी में कभी भी टेंशन नहीं पालती, हमेशा खुश रहती हूँ और सोचती हूँ कि दूसरों को भी मैं खुश रखूँ। बस ये मेरा जीवन का उद्देश्य है।
मैं बच्चों के साथ बच्चे बन जाती हूँ, बहू के साथ उसकी माँ बन जाती हूँ, और मेरी सहेलियों के साथ वही मेरी चुलबुली और वो नटखटी शरारतें रहती हैं। क्या बात है। खुद खुश रहना और दूसरों को खुश रहना, ये मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा रंगीन पल मानती हूँ। क्या बात है। खुद खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपके आसपास का माहौल निश्चित रूप से खुश होगा। ये तय कर लिया है माया जी ने। कहते हैं नारी है तो प्रगति है, नारी है तो सृजन है, नारी है तो ही ये भारत स्वर्णिम और उज्जवल है। माया जी का जीवन यात्रा हमें ये तो सिखा देता है कि हौसले और धैर्य के साथ आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। बस आपको कदम आगे बढ़ाना है, खुश रहना है, तभी तो आप अपने पूरे समाज को हंसी खुशी रख पाओगे और आगे बढ़ा पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ आने के लिए। माया निरोलिया निश्चित रूप से ये वो शब्द है जो हमें ये सिखाता है, ये वो नाम है जो हमें ये सिखाता है कि हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, हम अपने सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, और बिना डरे हम कैसे डटे रह सकते हैं उस मुकाम पर जाने के लिए जहां हमें जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि आज की ये बातचीत हर बेटी को एक ही संदेश देती है कि अपने सपनों को उड़ान दो, अपनी राह खुद गढ़ो, क्योंकि अपना आसमान वही है जहां आपकी मेहनत और विश्वास आपको आगे ले जाए। तो रोका किसने है, कदम बढ़ाइए, ये पूरा आसमान आपका है। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।